जल्द ही आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ 27 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सैम्पल पेपर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, इतिहास विषय का है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सेक्शन ए से पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा ताकि आप इसको स्वयं सोल्व करके देख सकें, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपको सैम्पल पेपर सोल्व करके देखने चाहिए। और बाद में जब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा वहाँ पर आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन बी, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन चॉइस में दिए गए हैं इनकी भी तैयारी ज़रूर करें। और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में सैम्पल पेपर से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है सेक्शन सी, 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जिन छात्रों को ये समस्या होती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो उनके बारे में आपको सैम्पल पेपर से पता लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सेक्शन डी है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। पहला क्वेश्चन था हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर है रावी नदी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन है मनुस्मृति का रचना काल क्या था, तो आंसर है इसका 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जातकों की भाषा क्या थी, तो इसका आंसर है पाली। इब्न बतूता ने भारत में कौन सी वस्तु विचित्र लगी, तो इसका आंसर है ग, कै और ख दोनों, यानी कि नारियल भी और पान भी। अगला क्वेश्चन है भारत में सूफी आंदोलन कौन सा सिलसिला अधिक लोकप्रिय हुआ, तो इसका आंसर है चिश्ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे, तो ये उपाधि दी जाती थी उड़ीसा के शासकों को। अगला क्वेश्चन है शाह नहर की मुरम्मत यानी कि मरम्मत किसने करवाई थी, तो आंसर है इसका शाहजहां ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है मृतकों का टीला। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, तो आंसर है अभिलेख उन लेखों को कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हों, यानी कि लिखे हों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुंती ओ निषादी किसकी रचना है, तो यह है महाश्वेता देवी की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता नारियल की तुलना किससे करता है, तो इसका आंसर है मानव सिर से। अगला क्वेश्चन है सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दामिन ई
को नामक भूभाग पर संथाल को बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी द्वारा डैश और डैश नामक दो समाचार पत्र निकाले गए। तो आंसर है यंग इंडिया और हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को आधुनिक मनु एवं भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर जो अभिकथन है वो है 10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कारण में फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अभिकथन में है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। कारण में लिखा है नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें गांधी जी भी थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद है 21। 16 अगस्त 1946 के दिन को मुस्लिम लीग ने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कारण में है कांग्रेस ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है और आर सही नहीं है, यानी कि कारण जो है वो सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। खंड ख यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिका क्यों महत्वपूर्ण रही होगी और इसी के चॉइस में क्वेश्चन है क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा कीजिए। आंसर देखें। पितृवंशिका वह पारिवारिक परंपरा है जिसमें वंश परंपरा पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि को चली जाती है, जिसमें परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी पुत्र ही होते हैं। राजाओं के संदर्भ में सिंहासन के उत्तराधिकारी पुत्र ही होते हैं। महाभारत काल तक यह परंपरा एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यथाकथा इसमें अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कि पुत्र के न होने पर भाई को राजा बना दिया जाता था। कुछ परिस्थितियों में औरतें भी सत्ता की उत्तराधिकारी बनी। तो अब आप आंसर से पता लग गया होगा कि पितृवंशिका क्या है, यानी कि पिता से जो संपत्ति है उसके बेटे को और फिर उसके बेटे को, यानी कि ये परंपरा थी जो महाभारत काल से चली आ रही थी। और जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने बेटे को ही राज्य आसन का उत्तराधिकारी मानते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर था कि क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, यानी कि महाभारत लिखने वाले क्या एक ही थे या एक से ज़्यादा, उसके बारे में पूछा गया है। आंसर देखें। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा जो है महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार यानी कि महाभारत लिखी है ऐसा माना जाता है। लेकिन आधुनिक विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी रचना भाट सारथियों ने की, जिन्हें सूत कहा जाता था, और ये सूत राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे। आगे चलकर यह कथा ब्राह्मण लेखकों के हाथों में चली गई। तो यहाँ पर आंसर में ये बताया गया है कि जो जनश्रुतियाँ थीं उनके अनुसार जो है महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना गया है। लेकिन जो आधुनिक विद्वान हैं वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि जो भाट थे, यानी कि जो सारथी थे, राजा के सारथी यानी कि रथ को चलाते थे और जो राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे, उनके द्वारा जो है ये कथा ब्राह्मणों तक पहुंची और फिर ब्राह्मण लेखकों ने इसे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि स्त्री, औरतें और जो पुरुष है वो संघ में क्यों जाते थे।
आंसर देखिए, जैसा कि हमें पता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी, जो समानता पर आधारित एक व्यवस्था थी। इसमें किसी के साथ जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। बौद्ध धर्म के शिक्षक शिक्षिकाएं बनने के लिए स्त्री पुरुष संघ के सदस्य बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किताब उल हिंद के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर देखें। किताब उल हिंद अल बीरू अल बिरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक के 80 अध्याय हैं, जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, समाज, परंपराओं, चिकित्सा, ज्योतिष आदि विषयों को विस्तृत ढंग से लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थीं। पुरुष खेत जोतने व हल चलाने का कार्य करते थे, जबकि महिलाएं निराई, कटाई, फसल से अनाज निकालने के कार्य में हाथ बटाती थीं। कृषक और मजदूर के लिए भोजन इत्यादि पहुंचाने की व्यवस्था प्राय महिलाओं के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? आंसर देखें। संथालों में निम्न कारणों से विद्रोह किया। उनकी जमीनें धीरे धीरे जमींदारों और साहूकारों के हाथों में जाने लगी थी। लगान यानी कि टैक्स अदा न करने की स्थिति में संथाल लोग साहूकारों से ऋण यानी कि ब्याज पर पैसा लेते थे, और साहूकार उनसे 50 से 500% सूद यानी कि ब्याज वसूल करते थे। सरकारी अधिकारी, पुलिस सभी संथालों का शोषण करते थे, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। अंत में संथालों ने बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? और इसके अंदर चॉइस में क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? आंसर देखें। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए एक फॉर्मूला विकसित किया। समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आगामी 15 वर्षों के लिए सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्य के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये, हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा थी, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा जो थी हिंदी और उर्दू के मेल से, दोनों से मिलकर बनी थी। हिंदुस्तानी भारतीय जनता के एक बड़े भाग की भाषा थी, यानी कि हिंदुस्तानी जो है भारतीय जनता की एक बड़े भाग की भाषा थी, यानी कि ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं। गांधी जी को लगता था कि यह भाषा हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए सही है। इससे राष्ट्रीय निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ेगा, इसलिए गांधी जी को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। और चॉइस के अंदर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये हड़प्पाई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों मतलब सबूतों के, जो सबूत उपलब्ध हैं उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक वर्ग अवश्य था, यानी कि राजा होता था, शासक वर्ग थे। वहाँ की उत्तम व्यवस्था के लिए किसी शासक वर्ग का होना जरूरी था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ धर्म शासित संघवाद था। इन सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का विवरण इस प्रकार कर सकते हैं।
पहला है, एक सुनियोजित नगर योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शासकों द्वारा किए जाते थे। यानी कि जो नगर थे वो सुनियोजित थे, यानी कि योजना के साथ बनाए गए थे, और ऐसा कार्य जो है शासकों के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ एक राजा नहीं बल्कि कई शासक थे जो अपने अपने क्षेत्र की देखभाल करते थे। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि एक से ज़्यादा राजा थे और वो अपने अपने क्षेत्र की देखभाल करते थे। तीसरा पॉइंट है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये शासक पुरोहित शासक रहे होंगे जो धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। विशाल स्नानागार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करती हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो शासक होते थे वो पुरोहित शासक होते थे, यानी कि पंडित जो हैं वो शासक थे, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि स्नानागार पाए गए हैं और वो बहुत बड़े पाए गए हैं, और ऐसे स्नानागार तभी मिलते हैं जब कुछ धार्मिक अनुष्ठान यानी कि धार्मिक कार्य होते हों। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये शासक व्यापार पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। वस्तुओं के आयात निर्यात और क्रय तथा विक्रय इन शासकों की देखभाल में होता था। उसके बाद जो चॉइस में था क्वेश्चन, उसका आंसर देखें। हड़प्पा सभ्यता अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि हाथ के द्वारा बनाए गए जो शिल्प थे उसके लिए हड़प्पा सभ्यता फेमस थी। इन उत्पादों के लिए जो कच्चा माल प्रयुक्त होता था उनकी सूची निम्न है। यानी कि इन उत्पादों को बनाने के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती थी उनकी नीचे सूची बताई गई है। चिकनी मिट्टी, पत्थर, तांबा, जस्ता, कांसा, सोना, शंख तथा कॉर्निलियन, स्फटिक, क्वार्टर्स, सीलखड़ी, लार्ज वर्द, मणि, कीमती लकड़ी, कपास, ऊन, सुइयां, फयानास, जैस्पर आदि। इनमें से कुछ माल स्थानीय स्तर पर प्राप्त किया हो जाता था, बाकी अभियानों के द्वारा राजा दूरस्थ स्थानों से कच्चा माल मंगवाते थे। यानी कि कुछ सामान जो था स्थानीय स्तर पर मिल जाता था और बाकी का कुछ सामान जो है राजा दूर से यानी कि दूसरे देशों से मंगवाते थे, जैसे खेतड़ी, राजस्थान से तांबा और दक्षिण भारत से सोना आदि मंगवाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन चॉइस में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है, तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत परंपरा पर एक लेख लिखें। आंसर देखें। पहले भक्ति आंदोलन वाला है। भक्ति आंदोलन एक सरल और साधारण आंदोलन था जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, भक्ति आंदोलन में एक ईश्वर यानी कि एक भगवान को माना गया है, पर बल दिया गया, यानी कि भगवान एक है इस बात के ऊपर बल दिया गया। यह कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी कि ईश्वर जो है सभी जगह पाए जाते हैं और वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, यानी कि भगवान जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट है, भक्ति काल में संत ईश्वर के चरणों में पूर्ण, संपूर्ण और प्रेम के भाव को महत्व देते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर गुरु की महिमा पर बल दिया गया है। गुरु को भगवान से ऊंचा पद दिया गया है। भक्ति काल के लगभग सभी संतों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन संतों ने मानव की समानता पर बल दिया है, यानी कि सभी मानवों को समान समझा गया है। मौलिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार कर दिया है। और जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर देखें। तमिलनाडु क्षेत्र में भक्ति परंपरा की शुरुआत 6वीं शताब्दी में अलवार और नयनार संतों द्वारा की गई थी। अलवार संत विष्णु के भक्त थे, यानी कि अलवार जो थे वो विष्णु भगवान को मानते थे और नयनार भगवान शिव के भक्त थे। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे और अपने इष्ट देव की स्तुति में उनको याद करते हुए भजन आदि गाते थे। कुछ स्थानों को इन्होंने अपने इष्ट देव का निवास स्थान घोषित कर दिया, यानी कि कुछ स्थानों को इन्होंने अपने इष्ट देवता का निवास स्थान घोषित कर दिया,
जहां बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। इन संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी ईश्वर की संतान, यानी कि सभी को भगवान की संतान कहा। इनमें पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी शामिल थीं। अडाल नामक स्त्री के भक्ति गीत उस समय लोकप्रिय हुए। इसी प्रकार से नयनार परंपरा में कराईकाल अमैयार नामक महिला का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 इस के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। और 24 में क्वेश्चन है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार इसमें क्यों शामिल हुए? आंसर देखें। पहले 1857 वाला है। जैसा कि हमें पता है कि भारतीयों ने सबसे पहले संगठित होकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1857 में विद्रोह किया था। यह विद्रोह किसी कारण से न होकर अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम था, यानी कि इस विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारणों का एक समूह था, यानी कि बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नीचे कारण बताए हैं। पहला कारण है सामाजिक कारण। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए कुछ सुधार कानून बनाए, जिसमें सती प्रथा कानून, बाल विवाह कानून, कन्यावध को रोकने का कानून आदि प्रमुख थे। समाज की रूढ़िवादी लोगों ने इन सुधारों को अपने धर्म और सामाजिक परंपरा में एक दखल अंदाजी के रूप में लिया, यानी कि ये माना गया कि धर्म और सामाजिक परंपरा में दखल अंदाजी की गई है। उसके बाद है धार्मिक कारण। अंग्रेज लोग ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, यानी कि बढ़ावा दे रहे थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इससे भारत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और यह कारण आगे चलकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया, यानी कि इस वजह से जो है आगे विद्रोह हुआ। अगला है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रथा और लैप्स की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत लगभग सभी भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए। लैप्स नीति में यह प्रावधान था कि जिस राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। अतः भारतीय शासकों में भय और डर का माहौल बना हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। अंग्रेजी सरकार भारत का दोहरा शोषण कर रही थी। यहाँ से कच्चा माल सस्ते रेट में खरीद कर इंग्लैंड बेचते थे और वहाँ से कंपनियों के द्वारा निर्मित सामान को ऊंचे दामों पर भारतीय बाजारों में बेचते थे। इस व्यवस्था में भारतीय कारीगर बिल्कुल समाप्त हो गए थे, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। यानी कि अंग्रेज जो है भारत से कच्चा माल खरीदते, उसको इंग्लैंड भेजते और वहाँ पर उनसे सामान बनाते और उसको फिर भारतीय बाज़ारों में महंगे दामों में बेचते, जिससे भारतीय जो कारीगर थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालीन कारण। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस माने गए, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों को तत्कालीन कारण माना गया 1857 की क्रांति का। उस समय पर अफवाह फैल गई कि जो नए कारतूस आए हैं उन पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। सैनिक इस बात से खफा थे कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। और उसके बाद जो चॉइस के अंदर क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। जैसा कि हमें पता है कि 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह हुआ। जहाँ तक अवध का संबंध है, यहाँ किसान, दस्तकार से लेकर तालुकदार और नवाबी परिवार के सदस्यों सहित सभी लोगों ने भाग लिया। अवध में इस विद्रोह का व्यापकता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है अवध का विलय। सरकार ने 1856 ईस्वी में अवध प्रांत का विलय कुशासन के आधार पर
ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। अवधवासी इस विलय को न्याय संगत नहीं मानते थे। उनकी नवाब वाजिद अली शाह के प्रति काफ़ी गहरी सहानुभूति थी, अतः लोग विद्रोह करने के लिए बाध्य हुए। तो पहला कारण ये बताया गया है कि 1956 में अवध का अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया गया और जो वहाँ के लोग थे वो नवाब वाजिद अली शाह के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे और इसी वजह से विद्रोह हुआ। दूसरा कारण है ताल्लुकदारों का अपमान। अवध में ताल्लुकदार एक छोटे राजा की तरह रहते थे। उनकी अपनी सेनाएं थी और वे महलनुमा घरों में रहते थे। जब अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई और उनकी सेनाएं भंग कर दी गई। अतः इस अपमान का बदला उन्होंने विद्रोह में शामिल होकर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किसानों में असंतोष। किसान भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध थे। वे ताल्लुकदारों में अपने अभिभावक की छवि देखते थे। अतः कभी फसल खराब हो जाती तो ताल्लुकदार उनसे कर वसूल आदि नहीं करते थे। लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने भू राजस्व की मांग को बढ़ा दिया है और उसे वसूल करने का ढंग भी अपमानित करने जैसा था। अतः किसान लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगांव को हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। अब जब चीनी यात्री स्वेन सतांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडर में बदला मिला। तो इसमें ये पैसेज आएगा और इसके बाद इसके क्वेश्चन देखें और आंसर देखें। तो इसके अनुसार जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगांव। तो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जिस तरह से इंग्लिश में और हिंदी में पैसेज आता है तो पैसेज आएगा और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब बनाया गया? तो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में। किस चीनी यात्री ने 7वीं सदी में भारत की यात्रा की? तो स्वेन सतांग। उसके बाद ये फिर अगला पैसेज है और क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को। उसके बाद है, अमुक्त मल्लद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। अमुक्त मल्लद के लेखक ने राजा को किससे मधुर आएगा यहाँ पर, मधुर संबंध स्थापित करने की सलाह दी? तो आंसर है व्यापारियों से। तीसरा पैसेज है, 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा से प्रभावित होते जा रहे थे? तो समाजवाद। प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम बताओ? तो जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, NG रंगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में नेहरू ने किसकी मांगों का समर्थन किया? तो आंसर है किसानों की। उसके बाद मानचित्र वाले क्वेश्चन हैं। तो ये था 12वीं कक्षा का इतिहास का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।